हेलो दोस्तों, आज जो है ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 21 है। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में एक समान जो वस्तुएं था, जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट था ना, उसका जो है ना विभाजन शुरू कर दिया गया था। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो उसी का दूसरा पार्ट है। पिछले लेक्चर में वो बताए थे कुछ छोटा सा, थोड़ा सा था। आज उसके दूसरे नंबर वाला देखते हैं। ठीक है, तो जो दूसरे नंबर में लिखा हुआ है, पिछले क्लास अगर देखे हैं तो याद होगा ना, पिछले लेक्चर में क्या बताया गया था। पिछले लेक्चर में ये बताया गया था कि अगर एन जो है ना एक समान अगर ऑब्जेक्ट्स को अगर आर जो है ना अगर ग्रुप्स में अगर डिवाइड करना है, समूह में अगर उसका विभाजित करना है, तो उसके करने के तरीकों की संख्या यहाँ पर लिखा गया था फैक्टोरियल। जितने ऑब्जेक्ट हैं उसको यहाँ पर लिखो, तो यहाँ पर फैक्टोरियल। हमारे पास जो टोटल ऑब्जेक्ट था ना, एन जो है ना एक समान ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल एन। प्लस में किसको ऐड करना है, तो जितने आपको याद है कि हाँ, जितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है उससे एक कम डंडे का स्टिक का जरूरत पड़ता है, तो यानी कि r-1 हो गया। ये कहाँ से आया n, तो n जितने ऑब्जेक्ट्स हैं इसके लिए फैक्टोरियल n प्लस में ये r-1 कहाँ से आया, तो जितने ग्रुप्स में डिवाइड करना रहता है ना उससे एक कम डंडे की जरूरत पड़ता है, यानी कि r में हमें डिवाइड करना है तो r-1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर एक समान यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है, तो क्या करें, फैक्टोरियल n से फिर से डिवाइड करना होगा क्योंकि एक समान ऑब्जेक्ट्स है। r-1 तो r-1 से फिर से डिवाइड कर दिए। ठीक है, r-1 क्या निकलेगा, स्टिक निकलेगा, है ना, जो छड़ी है ना, जो डंडा है वही निकलेगा। तो डंडा भी सेम हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर r-1 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। ठीक, और इस चीज़ को यहाँ पर भी लिखा गया, यहाँ पर भी लिखा गया है, और दोनों मेथड से एक क्वेश्चन आया था जिसको सॉल्व करके हम बताए थे। ठीक है, इससे भी शायद किससे किए थे, ये इससे किए थे और इससे किए थे। ठीक है, अब ये पहला वाला बताए थे। अब दूसरे नंबर पर चलिए समझते हैं। दूसरे नंबर को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर जो दूसरा नंबर जो लिखा गया है ना उसका जरूरत क्या पड़ा। अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि इसमें जो है ना जीरो भी, किसी ग्रुप में जीरो भी ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। यहाँ पर बताए थे, पीछे वाला हम चलते हैं, पीछे बताते हैं। सबसे पहले जहाँ से बताना शुरू किए थे कि पहले टू ग्रुप्स बनाना है, तो इसलिए ये यहाँ से शुरू किए थे। तो हम जो है ना यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स के बाद एक यहाँ पर डंडे, यहाँ पर स्टिक हमने यहाँ पर लगाए, तो यहाँ पर ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। इसी टाइप से तो इसके लिए हम क्या बोले कि पहले ग्रुप में जो है ना 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और दूसरे वाले ग्रुप में कितने हैं, 2 2 4 1 5, यानी कि 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी टाइप से इसमें देखेंगे तो इसमें जो ये स्टिक है इससे पहले जो है ना 2 यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यानी कि पहले वाले ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट्स और उसके बाद वाले में 6 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से इसमें भी है, पर यहाँ पर ये कमी आ गया कि कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो डंडा है वो इधर किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में ना हो, मतलब यहाँ पर हो। अगर इस डंडे का पोजीशन, इस स्टिक का पोजीशन अगर यहाँ पर कर दिए तो पहले वाले ग्रुप में तो 0 हो गया और दूसरे वाले ग्रुप में 8 हो गया। समझ रहे हैं ना बात को, 0 पहले वाले ग्रुप में 0 और दूसरे वाले ग्रुप में 8 हो गया। इस बात को समझ रहे हैं ना। अब खुद सोचिए, जिस ग्रुप में अगर 0 ऑब्जेक्ट है उसको ग्रुप कैसे कह सकते हैं, इसीलिए उसका जरूरत पड़ा। ठीक है, जो अभी दूसरे नंबर देखेंगे ना, इसलिए उसका जरूरत पड़ा। ठीक है, अभी जो आप देखे हैं ना इसको, अभी जो आप इसमें देखे हैं, इसमें जो है ना जो n एक समान वस्तुओं को r समूह में विभाजित करने के तरीकों की संख्या है, ये जो लिखा गया है, इसमें जो ग्रुप्स होगा ना, जैसे यहाँ पर r समूह है ना, इसमें जो है ना 0 भी हो सकता है। किसी ग्रुप में 0 भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, इसमें जो है ना किसी ग्रुप में 0 भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, पर हमें तो पता है ना कि 0 वाले ऑब्जेक्ट्स वाला कैसे एक ग्रुप हो जाएगा, जो कि अभी यहाँ पर बताएं कि पहले वाले को हम ग्रुप कैसे कर सकते हैं जब उसमें एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी टाइप से अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक बार नहीं लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं, लेकिन हम फिर भी ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लिखा गया है ना, अगर दोनों यहाँ पर जो स्टिक है ना, जो दोनों डंडे हैं, अगर उसको यहाँ पर लगा देंगे, दोनों डंडे को अगर यहाँ पर लगा देंगे तो पहले वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यहाँ पर लगा दें। समझ लिए ना आप, यहाँ पर हम लगाते हैं। ठीक है, ताकि इधर, ठीक है, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, इस चीज़ को आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर एक डंडा है, यहाँ पर एक और डंडा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले वाले ग्रुप में भी 0 ऑब्जेक्ट और दूसरे वाले ग्रुप में भी 0 ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों जो डंडे हैं ना वो ऑब्जेक्ट से बाहर है। यानी कि पहले वाले ग्रुप में, यानी कि इसके पहले क्या है, इसके पहले क्या दिख रहा है, 0, यानी कि पहले वाले ग्रुप में 0। उसके बाद अगर देखेंगे तो बीच में कितना दिख रहा है, उसके लिए भी 0, यानी कि दूसरे वाले ग्रुप के लिए भी 0 और तीसरे वाले ग्रुप के लिए 8 ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब बात समझ रहे हैं ना आपको, ये बात तो पता है ना कि लेफ्ट साइड राइट साइड को ये पता है ना। तो लेफ्ट साइड में पहले वाला जो डंडा है, इसके लेफ्ट साइड वाला पहला ग्रुप और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होगा वो दूसरा ग्रुप और इसके बाद वाला तीसरा ग्रुप। तो पहले वाले ग्रुप में 0 ऑब्जेक्ट हो गया, बीच में क्या आ गया,
बीच में जो है ना दूसरा वाला यहाँ पर ग्रुप्स आ जाएगा, तो दूसरे वाले ग्रुप में भी 0 और तीसरे वाले ग्रुप में देखेंगे तो उसमें टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसमें प्रॉब्लम आ रहा था कि इसमें किसी ग्रुप में 0 भी हो जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है कि n एक समान ऑब्जेक्ट को अगर r ग्रुप्स में विभाजित करने के तरीके ताकि कोई समूह खाली ना हो। खाली ना हो समझ रहे हैं ना, खाली ना होने का मतलब क्या है कि एम्प्टी ना होने का मतलब क्या है। अभी जो आपको बताया है ना कि जिस ग्रुप में अगर 0 ऑब्जेक्ट आ जाएगा, समझिए बात को इस टाइप से कि ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। अगर पहले वाले ग्रुप में 0 ऑब्जेक्ट आ गया, दूसरे वाले ग्रुप में 8 ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसी चीज के लिए यहाँ पर ये क्या लिखा है यहाँ पर कि ताकि कोई समूह खाली ना हो। समझ रहे हैं बात को। n एक समान वस्तुओं को r समूह में विभाजित करने के तरीके, ये तो उसी के जैसा है कि हाँ n हमारे पास जो है ना एक समान ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो r ग्रुप्स में डिवाइड करना है। अब पर यहाँ पर जो कंडीशन लगाया है ना वो लगाया है कि ताकि कोई भी समूह खाली ना हो। अब पहले वाले अगर फॉर्मूला में देखे होंगे ना, मतलब पिछले लेक्चर में जो बताया गया था, अभी तो फिर से रिवाइज करा दिए हैं, उसमें जो है ना ऐसा नहीं लिखा था कि ताकि कोई समूह खाली ना हो। इसमें जो है ना इसमें कोई समूह खाली नहीं होगा। ठीक है, इसमें अभी जिसमें अभी बता रहे थे ना, अभी इसके पहले वाला जो 1 नंबर में, उसमें कोई समूह कोई ग्रुप खाली भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये वाला हम बताए हैं ना कि हाँ पहले वाले ग्रुप में 0 और दूसरे वाले ग्रुप में 8 ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें ये पहले वाला ग्रुप तो खाली हो गया। समझ रहे हैं बात को, इसमें जो है ना ये पहले वाला ग्रुप खाली हो गया, तो ये तो 1 नंबर वाला हम बताए थे। अब पहले वाला ग्रुप खाली ना रहे इसीलिए हमें इसका जरूरत पड़ा कि n एक समान ऑब्जेक्ट है, इसको r ग्रुप्स में डिवाइड करने के तरीके। बट यहाँ पर जो कंडीशन लगाया है वो बोला है कि कोई भी ग्रुप खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए लिखा गया है n-1 CR-1। तो इसको पहले समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल हमारे पास जो है ना 8 ऑब्जेक्ट्स है, 2 to 4 to 6 to 8, टोटल हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स है। अगर हम पिछले बात समझिए, अभी जो है ना अभी ये वाला अभी माइंड नहीं लगाना है, जो अभी बताया है ना उसको अभी उसमें ज़्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा समझिए कि हम जो है ना अभी ये वाला अभी जाने नहीं है। हमारे पास कहा गया कि ये जो है ना हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स है, कहा गया कि 3 ग्रुप में इसे बस डिवाइड कर दो, बस इतना ही काम है। तो हम क्या करते हैं कि पहले वाले ग्रुप में 0 दे दिए। अब फिर अब सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, पहले वाले ग्रुप में 0 कैसे दे सकते हैं, वो तो ग्रुप बनेगा ही नहीं। तो फिर भी हम पहले वाला अभी समझिए कि ये दूसरा नंबर वाला अभी हम नहीं जानते हैं। अभी देखिए पहले वाले के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं कि पहले वाले ग्रुप में 0 दे दिए, दूसरे वाले ग्रुप में जो है ना 3 ऑब्जेक्ट दे दिया, तीसरे वाले ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट दे दिए। तो 5 और 3 8 और 0 मतलब 8 ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो 18 ऑब्जेक्ट्स है ना टोटल। इसी टाइप से अगर आगे करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले वाले ग्रुप में 2 दे देते हैं, दूसरे वाले ग्रुप में 6 दे देते हैं, उसके अगले वाले ग्रुप में 0 दे देते हैं। तो 6 और 2 यहाँ पर भी 8 हो गया, पर यहाँ पर जो तीसरा वाला जो ग्रुप है ना उसमें 0 ऑब्जेक्ट्स हो गया। अभी समझिए, अब चाहे तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। पहले वाले ग्रुप को 1 ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, दूसरे वाले ग्रुप को एक ही ऑब्जेक्ट और तीसरे वाले ग्रुप को 6 ऑब्जेक्ट। तो हमें जो है ना हमें यहाँ पर इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि ये नहीं होना चाहिए। एक ग्रुप 1 में जो 0 दिया गया है ना और जो एक ग्रुप 3 में यहाँ पर 0 दिया गया है, ये नहीं होगा, इसी को हटाना है। अब खुद सोचिए ना, यहाँ पर जो बोला है ना कि कोई समूह खाली ना हो, ये समूह तो खाली हो गया ना, ये तो एम्प्टी हो गया। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसमें कोई समूह खाली नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं, यहाँ पर जो पहला वाला जो ग्रुप है ना वो खाली हो गया, इसमें 0 हो गया, इसीलिए हमें इसका जरूरत पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ गए ना कि हाँ यहाँ पर पहले वाले ग्रुप में जो है ना इसमें 0 ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको जो है ना हम ग्रुप नहीं बोलेंगे, जैसा कि हमारा कंडीशन में बोला है कि समूह जो है ना वो खाली ना हो। पहला वाला जो देखे थे ना पिछले लेक्चर में, जो पहला वाला और अभी जो कुछ देर पहले रिवाइज कराए हैं, उसमें जो है ना कोई ग्रुप जो है ना वो 0 भी उसमें हो सकता है। ठीक है, उसमें 0 भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम बहुत सारा बताए भी थे। यहाँ पर देखेंगे तो अभी यहाँ पर लिए थे कि डंडे को अगर पूरा लेफ्ट साइड में कर देंगे, जैसे यहाँ पर लिखे होंगे ना, ये जो 8 ऑब्जेक्ट था, अगर डंडे को यहाँ पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले ग्रुप में 0 हो जाएगा, दूसरे वाले ग्रुप में 8 ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये पहले वाला के लिए है, पहले वाला के लिए। समझ रहे हैं बात को, इसमें ग्रुप में 0 भी हो सकता है, पर हमारा जो यहाँ पर ये बोला है ना कि इसमें कोई ग्रुप खाली नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये वाला नहीं हो पाएगा। इस टाइप से हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस ग्रुप में जो है ना इसमें 0 हो गया। अब 0 हो गया तो इसमें एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो खाली हो गया। अब क्या करें, आगे क्या लिखा गया है कि अगर आप चाहें तो हाँ ये वाला यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये दोनों जो है ना हम दोनों डंडे यहाँ पर कर दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 डंडे यानी कि 3 ग्रुप्स बनाना है।
यहाँ पर कुछ अलग नहीं, बस पिछले लेक्चर से रिलेटेड है कि पहले वाले ग्रुप में कितना हो जाएगा 0, उसके अगले वाले में कितना हो जाएगा 0, उसके अगले वाले में कितना हो जाएगा 8। समझ आया मैं आया बात? ठीक है, तो ये पिछले वाले के लिए सही है, इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप इसमें भी देखेंगे तो पहले वाले ग्रुप में 0 हो गया, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये ग्रुप कैसा होगा जिसमें 0 ऑब्जेक्ट्स है? और उसी टाइप से दूसरे ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ पर 0, तीसरे ग्रुप में 8, ये तो एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। ठीक है, तो ये पहले ये समझाने के लिए था। ठीक है, आप बात समझ गए हैं कि हाँ हमारा इसमें जो बोला है ना, वो बोला है कि कोई समूह खाली ना हो। और यहाँ पर शायद लिखे भी हैं कि हाँ ये कोई ग्रुप नहीं है कि पहले 0, दूसरे में 0 एंड तीसरे में 8, ये वाला कि पहले में 0, दूसरे में 0 और तीसरे में 8। ये बात आप समझ गए हैं? इससे आप समझ गए ना, इससे आप समझे हैं ना कि हाँ इसमें जो है ना पहले वाले ग्रुप में 0 आ गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो कंडीशन बोला है वो कोई भी कहा है कि कोई भी जो ग्रुप है वो खाली नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें क्या मतलब हम इसको नहीं ले सकते। ठीक है, आगे देखते हैं हम। बस हम इसको समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ये सब बस समझाने के लिए है ना कि आखिर ये आया कहाँ से। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पर आखिर जब ऐसा होगा कि हाँ ठीक है कि पहले वाले ग्रुप में 0, मतलब किसी भी ग्रुप में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें एक भी ऑब्जेक्ट ना हो, है ना, या भी ना ये समझे हैं कि उतना ही हो, तो फिर कैसे करें डिवाइड? कैसे करें डिवाइड कि कोई भी ग्रुप खाली ना हो? तो थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए पहले कि आपके पास 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास जो है ना 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या करें कि कोई भी ग्रुप में मतलब एक खाली ना हो? फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझेंगे ना, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 5 हमारे पास जो है ना चॉकलेट है। 5 हमारे पास क्या है? ये चॉकलेट है, ध्यान रखिएगा। 5 हमारे पास क्या है? चॉकलेट है। और इसको जो है ना ये खरीदा है, ये जो दिख रहा है ना, ये खरीदा है, ये 5 चॉकलेट। और इसे जो है ना घर पर कोई सामान नहीं मिलता है, इसे जो है ना मतलब जो भी ये सामान खरीद कर ले जाता है ना, इसको कोई सामान मिलता नहीं है। समझिए बात को कि ये जो बच्चा है ना, ये जो बच्चा है, ये जो है ना इसको जो है ना घर पर कोई सामान मिलता नहीं है खाने के लिए। ठीक है, चाहे वो बाहर वाला चीज़ हो, मतलब घर पर खाना खा लेता है पर बाहरी चीज़ नहीं खाता है, इसको दिया ही नहीं जाता। अब देखिए, इसको भेजा गया चौक पर, है ना, मतलब मार्केट में भेजा गया और बोला गया कि जाओ 5 रुपये का चॉकलेट खरीद कर लाओ। तो इसने 5 रुपये का चॉकलेट खरीद लिया। क्या किया? 5 रुपये का चॉकलेट खरीद लिया और लेकर गया घर पर रास्ते में क्या सोचा कि हमें तो घर पर मिलता नहीं है, हमें तो घर पर कोई बाहरी चीज़ मिलता नहीं है खाने के लिए। तो इसने क्या किया कि 2 चॉकलेट पहले ही रख लिया अपने पॉकेट में। समझिए बात को, घर से क्या बोला गया था कि 5 रुपये लेकर जाओ, चॉकलेट खरीद कर लाओ। इसने गया 5 रुपये का यहाँ पर चॉकलेट खरीदा और फिर मार्केट से अपने जाने लगा अपने घर की तरफ। ठीक है, तो रास्ते में इसे याद आया कि जो हमें जो है ना घर पर तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं ना कि 2 पहले ही यहाँ पर हटा लेते हैं। 2 चॉकलेट को मतलब पहले ही अपने पॉकेट के मतलब कहीं पर हम जो है ना उसे छुपा लेते हैं। बचे हुए चॉकलेट कितने हैं? 3 है। समझिए बात को, 2 चॉकलेट इसने पहले ही यहाँ पर क्या कर लिया? हटा लिया, अपने छुपा लिया। तो अब 3 चॉकलेट बचे, 3 चॉकलेट को लेकर घर पर दे दिया। बाकी जो बहाना इसे करना होगा कि हमारा जो 2 रुपया है ना वो भुला गया, ऐसा बोल सकता है कि 5 रुपया, चूँकि घर से 5 रुपया दिया गया था, अब 5 चॉकलेट होना चाहिए, पर ये 5 चॉकलेट की जगह 3 चॉकलेट घर पर दे रहा है। 2 चॉकलेट तो पहले ही ले लिया है, छुपा लिया है। तो घर पर पूछा जाएगा तो ये अपना बहाना मतलब बना लेगा कि 5 रुपया जो आप दिए थे ना उसमें से 2 रुपया जो है ना ऐसे गिर गया, ऐसा बहाना बना सकता है। तो अभी वो बात की बात है, हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि इसने किया क्या? अगर इसको नहीं मिलने वाला था, इसने किया क्या? अगर मिल भी जाएगा, सपोज करिए कि 2 चॉकलेट तो इसने पहले ही अपने छुपा लिया है, घर पर गया, हो सकता है कि कुछ बहाना बनाया होगा, तो घर के लोगों ने इसे दे दिया होगा 1 चॉकलेट, इस 3 में से एक और दे दिया होगा। तो दे दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, क्योंकि इसके पास पहले से कितने हैं? 2 चॉकलेट है। ठीक है, इसके पास पहले से 2 चॉकलेट है, दे दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, क्योंकि ये तो अपना खा लेगा, इसके पास तो पहले से ही है। तो जो ये काम किया ना, यही काम हमारे लिए यहाँ पर आएगा। मतलब ये जो काम किया है ना, कि ये छुपाने वाला काम, यही काम हमें यहाँ पर भी आएगा कि इसने क्या किया। अगर इस पर कंडीशन क्या लगा था कि इसको कोई चीज़ बाहर का मिलता नहीं है खाने के लिए, तो इसने किया क्या कि पहले ही उसमें से 2 निकाल लिया। उसी टाइप से अगर हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स है तो हम क्या करें यहाँ पर? अगर कोई ग्रुप में अगर 0 चला जा रहा है, 0 ऑब्जेक्ट भी अगर चला जा रहा है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि पहले वाले ग्रुप में उसमें 0 था, याद है ना, पहले वाले ग्रुप में 0 था। तो जब हम ये 8 ऑब्जेक्ट्स है, इसको जब इसमें डिवाइड करने जा रहे हैं, बांटने जा रहे हैं, पहले वाले ग्रुप को दे रहे हैं, दूसरे वाले को दे रहे हैं, तीसरे वाले को दे रहे हैं, तो किसी ग्रुप में 0 भी चला जा रहा है, तो ऐसा हम क्या करें? ऐसा क्या करें कि वो 0 ना हो? तो हम भी क्या करते हैं कि इसके जैसा पहले ही हम भी छुपा लेते हैं।
छुपा लेते हैं मतलब इनको बांट देते हैं कि 3 यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पर 3 जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, ये तीनों उठाते हैं और तीनों में ये पहला वाला हो गया तो पहला वाला इसको दे दिए, एक मतलब पहले वाले ग्रुप को दे दिए, एक दूसरे वाले ग्रुप को दे दिए और एक तीसरे वाले ग्रुप को दे दिए। समझ में आया? हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से जो है ना, जितने हमारे पास ग्रुप है ना, उसको पहले ही जो है ना हम ले लिए नहीं, दे दिए पहले ही, ठीक है। और यहाँ पर हम ऐसे बताए हैं, आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, मतलब इससे भी अच्छा बना सकते थे पर हम सोचे नहीं हैं, जितना सोचे हैं वैसे हम बता दिए हैं ना, कि किसी और तरीके से भी बताया जा सकता था, पर यहाँ पर जैसा है अब यहाँ पर हम बता देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स था, ठीक है। अब इसमें से 3 ऑब्जेक्ट्स मतलब जितने हमारे पास ग्रुप हैं उनको हम क्या करते हैं, एक एक ले जाकर दे देते हैं पहले ही, एक इसको दे दिए, एक इसको दे दिए, एक इसको दे दिए। अब इसके पास पहले से है ना, पहले से है इसके पास। अब इसमें अगर आप 0 भी दे देते हैं ना तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 0 का मतलब क्या है, जैसे इसको घर पर एक भी चॉकलेट नहीं मिलता था तो इसको घर पर सपोज करिए कि एक भी चॉकलेट इसको नहीं मिला, तो भी तो इसके पास 2 चॉकलेट पहले से था ना, 2 चॉकलेट तो इसके पास पहले से था, तो इसको कहें ना कि मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी कि अब यहाँ पर जो पहला ग्रुप है इसको अगर यहाँ पर 0 मिले मतलब कुछ भी नहीं मिले तो भी ठीक, अब मिले तो भी ठीक, क्योंकि इसके पास पहले से तो एक दे ही दिए हैं, तो ये एक खाली ग्रुप थोड़ी ना होगा, पहले से तो एक दे दिए हैं। जैसे इसके पास पहले से 2 तो पहले से ही था क्योंकि इसने छुपा लिया था, तो उसी टाइप से हमने भी इसको दे दिए, ले लो। अब बात आप समझिएगा, जब हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स था, 3 ऑब्जेक्ट तो पहले ही दे दिए, तो अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बचे, ध्यान से समझिएगा। 3 ऑब्जेक्ट दे दिए मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स अब यहाँ से हट गया, इस बात को अभी सॉरी समझ रहे हैं ना, कि 5 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर था, टोटल 5 चॉकलेट था, तो 2 तो पहले ही ले लिया, तो 3 ही ना लेकर जाएगा घर पर, तो 3 लेकर गया था। तो उसी टाइप से जब यहाँ पर 8 ऑब्जेक्ट्स था तो 3 जो है ना पहले ही हम दे दिए, किसको दिए, किसको दिए, किसको, तो ये तीनों जो है ना हट जाएगा। अब हमारे पास टोटल जो ऑब्जेक्ट बचे वो 5 ऑब्जेक्ट बचे हैं, इन्हीं 5 ऑब्जेक्ट्स को जो है ना अब 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। बात को समझे? अब 8 ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड नहीं करना है, अब जो है ना अब टोटल हमारे पास 5 ही ऑब्जेक्ट्स हैं, इसी को जो है ना 3 ग्रुप में बस बांटना है कहें, या फिर डिवाइड करना है, देना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको 0 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, 3 और 2 5 और 0, तो टोटल हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट्स 5 ही ना है, 3 दे दिए हैं, इसके बारे में नहीं सोचिए, 3 दे दिए हैं, 5 ही हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले वाला को 0 दे दिए, एक भी नहीं दिए, दूसरे वाला को 2 दे दिए दूसरे ग्रुप में, तीसरे वाला को 3 दे दिए, ठीक है। और देख रहे हैं तो 3 और 2 5, और यहाँ पर कोई खाली भी नहीं हुआ, जैसा बोल रहा था हमारा कंडीशन में क्या था कि कोई भी ग्रुप खाली नहीं होना चाहिए। क्या ये ग्रुप खाली है? नहीं, इसके पास पहले से एक है, इसीलिए तो हम एक दिमाग लगाए कि क्यों ना इसको पहले से ही एक दे देते हैं, ताकि इसको बाद में अगर 0 भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। अब इसको 0 दे दिए, इसके पास पहले से है, तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर इसी टाइप से यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसमें 2 दे देते हैं, पहले वाले ग्रुप को 2, इसको 3 दे देते हैं, इसको 0 दे देते हैं, समझ में आ रहा है बात। अब इसको भी अगर 0 दे दिए तो इसको भी, इसके पास तो पहले से है, इसके पास भी तो पहले से एक ऑब्जेक्ट है ही, तो इसलिए ये भी खाली नहीं होगा, इसके पास भी तो पहले से एक है, भले ही यहाँ पर हम 0 दिए हैं, पहले से तो एक है ही, तो ये खाली नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये वाला, इसको ये खाली नहीं हुआ ना, है ना, आई होप समझ गए होंगे। इसी चीज़ को यहाँ पर देखते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि जो टोटल ऑब्जेक्ट्स है ना उसको हम पहले वाले ग्रुप को दे देते हैं, और दूसरे ग्रुप में जो है ना एक भी नहीं देंगे, तीसरे वाले ग्रुप में एक भी नहीं देंगे, समझ रहे हैं बात को। मतलब बस ये बनाने का तरीका है, हम आपको बता रहे हैं कि हाँ, पहले वाले ग्रुप को सपोज करिए कि हम 5 में से 5 दे दिए क्योंकि हमारे पास 5 ही है, दूसरे वाले को एक भी नहीं दिए, तीसरे वाले को एक भी नहीं दिए, तो भी क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसके पास पहले से तो एक है ही, हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, होगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे इसके पास ग्रुप 1 के पास पहले से एक है, एक और यहाँ पर आ गया तो इसके लिए बहुत अच्छा। उसी टाइप से अब यहाँ पर इसके लिए पहले से तो एक है, मतलब सीधी सी बात है कि खाली नहीं होना चाहिए, तो खाली नहीं होना चाहिए यानी कि 0 दे भी दिए तो भी इसके पास एक पहले से है, और इसके पास भी एक पहले से है, यानी इसको भी 0 दिया है, तो ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हैं। अब क्या करते हैं, अब उस फॉर्मूला को समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखे हैं कि पहले, सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि आपके पास 8 ऑब्जेक्ट्स था, ध्यान से समझिएगा, 8 आपके पास ऑब्जेक्ट्स था जिसको 3 ग्रुप में जो है ना डिवाइड करना था, बांटना था, विभाजित करना था, ठीक है। पहले से यही ना क्वेश्चन था कि हाँ आपके पास 8 ऑब्जेक्ट्स है, इसको 3 ग्रुप में बांटिए, दे दीजिए, जिसको जितना देना है बस उतना दीजिए। तो वो तो अलग बात है कि हाँ हमें डिवाइड करना है, बात यहाँ पर जो है ना उसको समझिए कि 8 जो ऑब्जेक्ट्स था उसको 3 ग्रुप में बांटना था, तो 8 जो ऑब्जेक्ट्स था उसको 3 ग्रुप में बांटना था, ठीक है।
पर हमने क्या किए कि 3 को पहले ही इसको दे दिए, 3 जो है ना 3 ऑब्जेक्ट को पहले ही दे दिए। तो देखिए यहाँ पर जब 3 ऑब्जेक्ट्स को पहले ही दे दिए तो बचा कितना हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स। तो इसी चीज को तो यहाँ पर लिखा गया है। अब हम आपको क्या बोले हैं कि पहले से आपके पास 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब 8 ऑब्जेक्ट्स को जो है ना 3 ग्रुप में डिवाइड करना था, तीनों को देना था, ठीक है। पर हमने क्या किया कि 3 जो है ना ऑब्जेक्ट्स था उसको पहले ही दे दिए, बचा हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स। अब इन 5 ऑब्जेक्ट्स को इन 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, क्योंकि 3 तो पहले ही दे दिए ना। अब हमारे पास टोटल कितना बचा, 3 पहले ही दे दिया। आप इसको अब भूल जाइए, 3 जो है ना 3 ऑब्जेक्ट्स को पहले ही दे दीजिए। अब इसको आप भूल जाइए। अब आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अब 5 ऑब्जेक्ट्स को इन 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, और किए भी हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 और 2 5 ही तो आ रहा है ना, 3 और 2 5 ही तो आ रहा है, 5 ही तो आ रहा है, क्योंकि 3 पहले ही दे दिए हैं। प्लीज नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, 3 पहले ही दे दिए हैं तो टोटल अब हमारे पास 5 बचा हुआ है। इसका मतलब अब क्वेश्चन क्या बन गया, पहले से क्वेश्चन ये था कि 8 को 3 भागों में 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। 8 को 3 ग्रुप में, जब हम लोग कुछ नहीं जानते थे इसका मतलब क्या था कि 8 को 3 ग्रुप में डिवाइड करना था। पर अब क्या क्वेश्चन हो गया कि 3 तो पहले ही दे दिए, तो अब क्वेश्चन हो गया कि 5 को इन 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। आई होप क्लियर होगा। यहां पर उसी चीज को लिखे हैं कि 8 को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना था, ठीक है। पर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 8 को 3 ग्रुप में डिवाइड करना था, अभी आपको बताया है 8 को 3 ग्रुप में डिवाइड करना था, पर 3 तो पहले ही दे दिए। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया 5 को 3 ग्रुप में डिवाइड करना, तो 5 को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ है। अरे 8 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किए, घटा दिए, तो टोटल 5 बचा ना। तो यानी कि 5 यहाँ पर लिखें, यानी कि 5 ऑब्जेक्ट्स को अब 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। क्या आप इस बात को समझ पाए ना, 8 ऑब्जेक्ट्स था, 3 ग्रुप में डिवाइड करना था, तो 8 ऑब्जेक्ट्स था, 3 ग्रुप में डिवाइड करना था। टोटल आपके पास 8 ऑब्जेक्ट्स था, इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना था, ठीक है। तो वो वाला चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं। पर हम क्या किए कि जो 3 ऑब्जेक्ट था ना उसको पहले ही इसको दे दिए, तो अब हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स बचा। तो 5 ऑब्जेक्ट्स को, अब इन 5 ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो 5 को 3 में करना है, ठीक है। पर यहाँ पर हुआ क्या है ये समझिए कि 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, यहाँ पर 5 बचा। वही काम किया भी गया है कि 8 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को तो पहले ही दे दिए हैं। इसका मतलब है कि अब टोटल हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब है कि 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, 8 में से 3 को घटाया गया है, तो हमारे पास 5 बचा। तो यहाँ पर 5 लिख दिए। 5 को अब 3 भागों में डिवाइड करना है। यहाँ पर उसी चीज़ को देखेंगे तो जो पिछले लेक्चर में बताया गया था ना कि n को अगर r भागों में डिवाइड करना है, r ग्रुप्स में डिवाइड करना है, n आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, अगर r ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो n प्लस r-1। बात समझ में आया। इस चीज़ को तो वैसे वो तो ब्रैकेट में फैक्टोरियल के अंदर हम डालकर बताए थे, ये वाला तो फैक्टोरियल के अंदर था ना, ये तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो उसके जैसा आ जाएगा। पर यहाँ पर हम समझते हैं कि जब n ऑब्जेक्ट्स था तो यहाँ पर क्या लिखे थे, टोटल ऑब्जेक्ट्स n प्लस में ये r-1 का मतलब क्या है कि जितने ग्रुप में आप डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम डंडे का जरूरत पड़ता है। तो r ग्रुप में डिवाइड करना है, n को r ग्रुप में डिवाइड करना है तो r से एक कम डंडे का जरूरत पड़ेगा। n को r ग्रुप में डिवाइड करना है तो n तो लिख देंगे, टोटल ऑब्जेक्ट जितने हैं उसको लिख दिए n प्लस n को r ग्रुप में डिवाइड करना है। तो r ग्रुप में तो ये चीज़ तो आपको बताए थे ना कि हाँ जितने ग्रुप में डिवाइड किया जाता है उससे एक कम डंडे की जरूरत पड़ता है, तो r-1 और उसी चीज़ को c(r-1). अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो पिछले लेक्चर के जैसा है, ठीक है। हम यहाँ पर इससे रिलेट करके इसको समझा रहे हैं, ठीक है, जो अभी इस लेक्चर में 2 नंबर वाला जो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, n-r। समझिए बात को, 8 ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करना था, 8 ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करना था, ठीक है। पर पहले ही हम क्या किए, 3 जो ऑब्जेक्ट्स था ना, 3 ऑब्जेक्ट्स को उठाकर इसको लेकर दे दिए, तो 5 ऑब्जेक्ट्स बचा, यानी कि 5 को 3 में डिवाइड करना। अब ये क्वेश्चन बन गया। उसी टाइप से n को r में डिवाइड करना है। पहले से हमारा क्वेश्चन था 8 को 3 में डिवाइड करना है, यहाँ पर भी पहले से क्वेश्चन था कि n को r में डिवाइड करना है। पर यहाँ पर हम क्या किए कि 8 में से 3 ऑब्जेक्ट तो पहले ही दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ, 8 में से 3 दिए मतलब 8-3 किए हैं। 8 में से 8 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, इसका मतलब है कि अब हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये ना कि सब्ट्रैक्ट किए हैं 8 में से 3। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी n को r में किया गया, तो ये तो फर्स्ट वाला जो बताया गया था ना वो वाला है। पर उसी चीज़ को यहाँ पर देखेंगे, मतलब इसके एक रोजिंग जो 2 नंबर जो आपको बताया गया ना, 2 नंबर जिसमें कोई भी ये खाली नहीं होना चाहिए। और आज के जो क्लास में देख रहे हैं
ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, सॉरी हाँ 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, 3 ऑब्जेक्ट्स को पहले ही दे दिए, तो 8 में से 3 गया 5। उसी चीज़ को यहाँ पर n को r में डिवाइड करना है, तो n माइनस आर यहाँ पर लिखा गया, n माइनस आर। अब इसको r में डिवाइड करना है, इसको फिर से बताएंगे पर आगे थोड़ा समझ लीजिए। n माइनस आर एंड यहाँ पर r, अब यहाँ से रिलेट करेंगे तो n यहाँ पर था तो यहाँ पर n ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स है तो यहाँ पर n माइनस आर, n ऑब्जेक्ट्स है तो यहाँ पर n ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास n माइनस आर है तो यहाँ पर n माइनस आर, यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर भी प्लस का साइन, यहाँ पर r माइनस 1, यहाँ पर भी r माइनस 1। ठीक है। अरे इसमें क्या है, मतलब n ऑब्जेक्ट्स था तो यहाँ पर n एंड प्लस में r माइनस 1 कहाँ से आया, तो जितने ग्रुप में डिवाइड करना रहता है n को r में करना था तो r से एक कम डंडे की जरूरत पड़ेगा, तो r माइनस 1। यहाँ पर क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट n माइनस r है तो इसके लिए n माइनस r लिखा गया, टोटल ऑब्जेक्ट n माइनस r है तो n माइनस r प्लस, इसमें कितने डंडे की जरूरत पड़ेगा, तो जितने में डिवाइड करना है। अब n माइनस r को r में डिवाइड करना है तो r से एक कम डंडे की जरूरत पड़ेगा, यानी कि r माइनस 1। और नीचे जैसा है कि c r माइनस 1। अब इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा n माइनस 1 c r माइनस 1, जो कि अभी फॉर्मूला में लिखा गया था। ठीक है, जो 2 नंबर में लिखे थे ना, उस चीज़ को हम फिर से बता देंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पर यहाँ पर इस बात को समझिए, हम रिलेट केवल कर दे रहे हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम कर दे रहे हैं रिलेट, ऐसे कि यहाँ पर n है, सॉरी यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर n है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर r है। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, अरे इसका मतलब यही ना है कि 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए हैं। देखिए आप यहाँ पर आप समझ लिए हैं तो फॉर्मूला को समझिए, यहाँ पर समझ लिए हैं कि यहाँ 3 को दे दिए हैं तो ये बात अलग है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही ना कि 8 में से 3 जो है ना सब्ट्रैक्ट किए हैं तब जाकर यहाँ पर 5 हुआ है। तो उसी चीज़ को तो यहाँ पर भी है ना, 8 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को तो दे दिए हैं, तो अब हमारे पास टोटल जो है ना 5 ही ऑब्जेक्ट्स बचा, क्योंकि 3 तो पहले ही दे दिए हैं, तो टोटल 5 बचा। तो उसी चीज़ को तो यहाँ पर भी है कि इसका मतलब यहाँ पर लिख रहे हैं कि 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया गया तभी ना 5 लिखा गया। मतलब क्या है कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से जितने ग्रुप में डिवाइड करना है उसको सब्ट्रैक्ट किया गया। तो यहाँ पर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, r ग्रुप में डिवाइड करना है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर 8 ऑब्जेक्ट्स है, 3 ग्रुप में डिवाइड करना था, 8 माइनस 3। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स है, सॉरी n ऑब्जेक्ट्स है, r ग्रुप में डिवाइड करना है, यानी कि n माइनस r। अरे 8 माइनस 3 n माइनस r। और यहाँ पर अब क्या देखेंगे, किस में डिवाइड करना है, तो 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर किस में डिवाइड करना है, r ग्रुप में डिवाइड करना है। अभी भी नहीं समझ में आया, हाँ ये 8 माइनस 3 होगा ना 8 माइनस 3 यानी कि 5। ठीक है, पहले से हमारे पास क्या था कि 8 को 3 ग्रुप में डिवाइड करना था, यहाँ पर पहले से क्या है कि n को r ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बना वो तो बना, वो अलग बात है, पर हम जो इससे रिलेट करके, क्योंकि ये तो पहला नंबर पिछले लेक्चर का है, पर फिर भी हम रिलेट करके आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर आप समझिए कि 8 ऑब्जेक्ट्स का 3 ग्रुप में डिवाइड करना था, n ऑब्जेक्ट था यहाँ पर r ग्रुप में डिवाइड करना, ये दोनों सेम हो गया। पर यहाँ पर क्या किया गया है कि 3 ऑब्जेक्ट्स को पहले ही दे दिया गया इन तीनों को, तो 8 में से 3 गया यानी कि 5। इसका मतलब यही ना है कि 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया गया है, 8 में से 3 मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स हैं और जितने ग्रुप है सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने ग्रुप यहाँ पर लगा दिए, n माइनस r हो गया। यहाँ पर 5 लिखे हैं, यहाँ पर n माइनस r हो गया। ठीक है, यहाँ पर डिजिट था तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं, यहाँ पर तो डिजिट है नहीं, यहाँ पर अंक थोड़ी ना है, तो इसलिए यहाँ पर n माइनस r लिख दिए। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3, मतलब हम मतलब समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी हम केवल रिलेट करके ऐसे बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर 3 है, मतलब जितने ग्रुप में डिवाइड करना है उतने ही ग्रुप यहाँ पर भी, जितने ग्रुप में डिवाइड करना है उतने ही ग्रुप यहाँ पर भी। और ये कैसे आया ये हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, कैसे आया है, 8 ग्रुप था, सॉरी 8 आपके पास ऑब्जेक्ट्स था, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो 8 में से सॉरी 8 को, मतलब इसका यही ना हुआ कि 8 ऑब्जेक्ट्स है तो 8, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है तो 3। ठीक है, अब हम पहले क्या किए कि 3 ऑब्जेक्ट्स को दे दिए इन तीनों को, तो बचा हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स। अब क्वेश्चन क्या बन गया, अब क्वेश्चन बन गया कि 5 को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो 5 को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, इसलिए यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 आया है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एक समान अगर वस्तुओं को r समूहों में अगर विभाजित करना है तो इसके जो तरीके होंगे, और साथ में कि कोई खाली ना हो, तो वो होगा n-1 c r-1, जो कि अभी आपको बताएं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके अगले वाला में जो तीसरा में लिखा गया है कि इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस n डॉट डॉट प्लस xr इज इक्वल टू n के नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हलों की संख्या पूछा है, और ऋणात्मक। पहली बात समझिए कि और ऋणात्मक नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है।
नॉन नेगेटिव का मतलब है कि जो इक्वेशन दिया है, जैसे x1 x2, मतलब यहाँ पर प्लस में दिया है पर हम ऐसे लिखें x1 x2 x3 डॉट डॉट xr, ठीक है। ये जो है ना, ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब यहाँ पर आप समझिए कि जैसा अभी आपको बता रहे थे कि हाँ, यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है ना n ऑब्जेक्ट्स है। समझिएगा बात को, टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, टोटल n ऑब्जेक्ट्स है। इसको जो है ना हमें r जो है ना समूह में, r ग्रुप में डिवाइड करना है। और r समूह ये वाला है, मतलब ठीक है, यहाँ पे यहाँ से लेकर ये वाला है, बीच में डॉट डॉट का साइन है, ठीक है। तो आप इतना ऐसे समझिए ना कि हाँ, n यहाँ पर है टोटल ऑब्जेक्ट्स, इसको r समूह में जो है ना विभाजित करना है। अरे अभी तो यही सब देखे हैं ना कि 8 को 3 समूह में विभाजित करना है, 5 को 3 समूह में विभाजित करना है। समूह मतलब ग्रुप, 5 को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, 8 को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, n को r ग्रुप में डिवाइड करना है। तो इन सब के तरीके देखे हैं। अब यहाँ पर आप समझिए ध्यान से कि x1 प्लस x2 प्लस x3 n प्लस में डॉट डॉट n प्लस में xr, इसका मतलब आप समझिए कि टोटल आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसको जो है ना आपको r ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है, r ग्रुप में डिवाइड करना है। टोटल n ऑब्जेक्ट्स r ग्रुप में डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं ना, टोटल n ऑब्जेक्ट्स r ग्रुप में डिवाइड करना है, तो टोटल n ऑब्जेक्ट्स r ग्रुप में डिवाइड करना है। तो बोला है कि अऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या। तो पहले बात तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कि नॉन नेगेटिव यानी कि अऋणात्मक का मतलब क्या होता है। अऋणात्मक का मतलब क्या होता है कि x1 x2 x3 जैसा लिखा हुआ है इक्वेशन वैसा लिख दिए हैं। ये जो होगा ना, ये जो है ना वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अरे ये तो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये तो ऑब्जेक्ट्स है ना, इसको क्या मतलब है। ये हमारे पास जो ग्रुप्स है ना, इसके बारे में ना, इन सब तो इसी के लिए हुआ था, सब तो यहाँ पर ग्रुप के लिए हुआ है कि नहीं, कि ऑब्जेक्ट्स के लिए कुछ कमी था। और ऑब्जेक्ट्स तो हमारे पास 8 था ही, सब तो यहाँ पर ग्रुप के लिए हुआ है कि ग्रुप को जो है ना वो 0 नहीं चाहिए, ग्रुप जो है ना खाली नहीं रहना चाहता, सब तो इसी के लिए हुआ है ना। तो इस ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो वही बात यहाँ पर भी है कि n आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपके पास जो है ना ग्रुप्स है। तो यहाँ पर बोला है ना कि अऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या। तो जो ग्रुप्स है ना x1 x2 डॉट डॉट xr, इसका मतलब क्या है कि ये 0 या 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रुप है इसमें 0 भी आ सकता है। ये जो ग्रुप है ना इसमें ये जो ग्रुप है इसमें 0 भी आ सकता है। केवल मतलब समझा रहे हैं प्लीज, इसमें क्या है, मतलब अऋणात्मक पूर्णांक बोला है। तो अऋणात्मक का मतलब क्या है कि वो 0 या 0 से बड़ा होगा। क्योंकि अऋणात्मक बोला है ना, तो अऋणात्मक मतलब है कि पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला होगा और उसमें 0 भी होगा। तो आप सोचिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो ग्रुप है ना उसमें 0 भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर 0 लाए हैं, पर यहाँ पर ये बात नहीं है, यहाँ पर तो ये तो पहले से दिए हैं ना, ऐसे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो है ना ग्रुप में 0 भी आ सकता है, ठीक है। जो भी ये ग्रुप है x1 से लेकर ये xr तक, ये जो है ना इसमें 0 भी आ सकता है। तो आप खुद सोचिए कि आपको कौन सा फॉर्मूला बताया गया था जिसमें जिस ग्रुप में 0 आता है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला बताया गया था। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है, कि ये दूसरे नंबर पर बताए थे कि n एक समान वस्तुओं को अगर r समूह में विभाजित करने के तरीके ताकि कोई समूह खाली ना हो। इसमें बोला है कि कोई भी जो ग्रुप होगा ना वो खाली नहीं होगा, उसमें 0 नहीं आएगा, उसमें जो है ना 0 नहीं आएगा। तो आप खुद सोचिए कि इसका यूज वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, इसका यूज आप वहीं पर कर सकते हैं। ये जो दूसरे नंबर में लिखा गया ना, इसका यूज वहीं पर कर सकते हैं जो मतलब 0 से बड़ा होगा, है ना, जिसमें 0 नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि ताकि कोई समूह खाली ना हो। खाली कैसे होता है, कैसे खाली होता है, जब उसमें 0 आ जाता है तो खाली हो जाता है, जब ग्रुप में 0 आ जाता है तो खाली हो जाता है। और जब 0 से बड़ा आता है, जैसे 1 आता है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, ये सब पॉजिटिव वाला है, तो इसका यूज केवल आप पॉजिटिव के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और पहले ही इसको बताए थे कि जो 1 नंबर में बताया गया था ना, ये n एक समान वस्तुओं को अगर r ग्रुप में विभाजित करने के तरीकों की संख्या, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं बोला है कि इसमें आप 0 लीजिए या फिर नहीं लीजिए, इसमें 0 भी आ सकता है। और वो चीज़ हम यहाँ पर बताए भी हैं, इधर बताए भी थे कि n एक समान वस्तु है, यहाँ पर r समूह में विभाजित करने के तरीकों की संख्या, तो ये वाला है। इसका यूज कहाँ पर करेंगे, तो ग्रुप में जब 0 भी आएगा तो इसका यूज वहाँ पर करेंगे तरीकों की संख्या निकालने के लिए, ठीक है। जब ग्रुप में 0 भी आएगा तो इसका यूज करेंगे।
जब ग्रुप में जीरो नहीं आएगा, बोला रहेगा कि कोई समूह खाली नहीं होना चाहिए। जब ग्रुप में जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा मतलब पॉजिटिव वाला नंबर आएगा, मतलब एक आएगा, 1 2 3 4 या उससे ज़्यादा पॉजिटिव वाला, ठीक है। मतलब जीरो आ जा रहा है तो खाली हो जा रहा है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब ग्रुप में जीरो नहीं आएगा ना, क्योंकि खाली होगा तब तो ये इसका यूज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका कंडीशन है कि कोई समूह खाली होना ही नहीं चाहिए। जब खाली नहीं होगा तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर खाली होगा मतलब अगर इसमें जीरो होगा तो इसके लिए आप पहले वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आप सोच कर ये बताइए कि इसके लिए किसका यूज किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा तो हिंट दे ही दिया है ना कि अऋणात्मक पूर्णांक बताया है ना, अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब तो लिख दिए है ना कि इसमें जीरो भी होगा और जीरो से बड़ा भी होगा, मतलब जीरो और पॉजिटिव वाला नंबर्स। अभी तो आपको बताया है ना कि इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो और पॉजिटिव नंबर्स का, कि इसमें ग्रुप में जीरो भी आ सकता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकता है। अब जिस ग्रुप में जीरो भी आता है मतलब वो खाली हो गया। अब खाली हो गया तो दूसरे वाले फॉर्मूला का यूज कैसे कर सकते हो, तो पहले वाले फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। तो पहले वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो पहले वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दिए, n + r - 1 CR - 1 = n + r - 1 और Cn, ठीक है। अरे फैक्टोरियल वाला भी होता है, तो हम आपको पिछले लेक्चर में बोले थे कि हाँ फैक्टोरियल वाला जो है ना हम लोग ज़्यादा जगह यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर सकते हैं, उसमें क्या है, पर हम कहते हैं कि हम जो है ना मैक्सिमम इसका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया ना वही चीज़ तो है, n + r - 1, यहाँ पर Cn है, n + r - 1 C और यहाँ पर r - 1 है, r - 1 जो कि इधर नहीं है यहाँ पर है, ठीक है, और फैक्टोरियल के अंदर भी है, तो किसी को भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। समझना क्या है यहाँ पर, इस पर ध्यान दीजिए कि अगर जीरो ग्रुप में आएगा तब पहले वाले फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। जीरो इसमें आया है, इसका मतलब यही है कि इसमें जीरो भी ग्रुप में आ सकता है और जीरो से बड़ा यानी कि पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पहला वाला फॉर्मूला का यूज किए। अब अगला वाला देखेंगे तो इसमें बोला है कि इक्वेशन x1 + x2 + ... यहाँ पर x3 भी होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक कम कर दिए तो इससे अलग हो गया, कुछ इसी का है दूसरा वाला, ठीक है। यहाँ पर अब लिख दिया तो क्या करें, x3 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, वो उसी चीज़ को लिखें कि x1 + x2 + ... प्लस में xr = n के धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या। धनात्मक में क्या जीरो आता है, नहीं आता है, धनात्मक में जीरो नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ वो लिख दिए हैं x1, x2, x3 जैसा ऊपर वाला में लिखे हैं, तो x1, x2, x3 ... xr। ये क्या होगा, ये जो है ना एक या एक से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक बोला है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक बोला है। धनात्मक का मतलब एक से होता है, जीरो से नहीं, एक से होता है, आपको बताया गया था, तो इसलिए यहाँ पर एक लिखे हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, इसमें इस ग्रुप में जीरो मतलब इसका मतलब था कि जिसमें जीरो भी आ सकता है और जीरो से बड़ा पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है ग्रुप में। अरे अब जो ग्रुप कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं ना, ग्रुप कर रहे हैं मतलब ये वाला में कि पहले वाले ग्रुप में इसमें जीरो भी आ सकता है, ठीक है, और ऐसा डिजिट भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इसमें ये जो अऋणात्मक वाला जो बताए थे ना, इसमें जीरो भी आ सकता है और 2 3 4 5 वो तो मतलब वो इस पर डिपेंड करेगा, जो n रहेगा ना उस पर डिपेंड करेगा। पर आप ऐसे समझिए कि इसके जैसा आएगा, जैसे इसमें जीरो आया है, यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 3 आया है, इसके जैसा यहाँ पर आएगा, ठीक है इसमें, तो इसलिए इसमें पहला फॉर्मूला का यूज किए, ठीक है। पर यहाँ पर आप ये इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि इससे वो उसको रिलेट करेगा, ठीक है, नहीं, क्योंकि इसमें पहले से हम दे रखे थे, 3 ऑब्जेक्ट्स तो पहले से दे रखे थे, बस अंदर वाले के लिए वो समझाए हैं कि हाँ इस टाइप से हो सकता है, इस टाइप से मतलब कि जीरो इसमें जैसे आया है, 2 आया है, इस टाइप से इसमें हो सकता है, तो जिसमें जीरो आए तो इसका मतलब यही ना है, अऋणात्मक का मतलब तो वही है ना, नॉन नेगेटिव का मतलब कि जीरो भी और जीरो से बड़ा भी, ठीक है। तो इसलिए इसमें पहला फॉर्मूला का यूज। अब आप खुद सोचिए कि इसमें बोला है, इसमें क्या बोला है कि धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या। अब धनात्मक पूर्णांक हल यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, अब पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब यहाँ पर लिख दिए कि x1, x2, x3 ... xr। ये जो ग्रुप्स है ना, अरे ये ग्रुप्स है, टोटल ऑब्जेक्ट्स n है, ये वाला ग्रुप्स है, इतने ग्रुप्स हैं, तो ये जो ग्रुप्स है ना इसमें जो है ना एक या एक से बड़ा आएगा, जो इसको डिवाइड किया जाएगा ना, जो n हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है ना, इसको जब इसमें डिवाइड किया जाएगा तो इसमें जो है ना जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक बोला है, इसी कंडीशन को देखना है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक बोला है,
धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि वो एक या एक से बड़ा होगा। इसका मतलब है कि इसमें एक आएगा, मतलब इसका मतलब यही है कि जो भी ग्रुप है ना इसमें एक से बड़ा ही आएगा, मतलब धनात्मक पूर्णांक आएगा। जीरो आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि धनात्मक पूर्णांक बोला है। तो इसमें किस फॉर्मूला का यूज किया जाएगा सोच कर बताइए। दूसरे वाले फॉर्मूला का यूज किया जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले फॉर्मूला में बोला है कि वो खाली नहीं होगा। दूसरे वाले में बोला है ना कि एन एक समान वस्तुओं को आर समूह में अगर विभाजित करना है ताकि कोई समूह खाली ना हो। खाली ना हो मतलब उसमें जीरो ना हो, ठीक है, जीरो नहीं हो, उसमें केवल पॉजिटिव वाला हो, ठीक है। तो उसी जैसे वो वाला है उसी जैसे ये भी है। इसका मतलब है कि इसमें दूसरे वाले फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। यहाँ पर उसको लिख दिए हैं, ठीक है, जो दूसरे वाले में था कि n-1 सी r-1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे ना तो अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में बोला है कि समीकरण इक्वेशन x + y + z = 10 के लिए, ठीक है, के लिए पहला क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन पूछा है। तो आप खुद बताइए, नॉन नेगेटिव अगर सॉल्यूशन पूछा है, नॉन किधर किधर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर अगर सॉल्यूशन पूछा है इसका मतलब है अऋणात्मक पूर्णांक। तो अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि जो ग्रुप है ना उसमें जीरो भी, मतलब इस टाइप से समझ रहे हैं ना कि उसमें जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव वाला भी हो सकता है। अभी तो बताए हैं, अभी यहाँ पर बताए हैं कि नहीं, इसलिए ये ठीक नहीं है। अभी यहाँ पर बताए हैं कि हाँ अऋणात्मक पूर्णांक यानी कि उसमें वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा। तो इसमें पहले वाले फॉर्मूला का यूज किया है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यूज वहाँ पर कर देंगे। याद रखिएगा n + r-1 सी r-1। इसको याद करने का सीधा सा मतलब, सीधा कैसे याद कर सकते हैं कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसको लिखिए और r-1 मतलब कि जितने n को r में डिवाइड करना था, n को r ग्रुप में डिवाइड करना था, तो ग्रुप से एक कम डंडे की जरूरत होता है तो r-1, और इस चीज़ को नीचे हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर वैसे हम पहले से लिख भी दिए हैं कि हाँ अऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या पूछा है, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें जो समूह होगा उसमें जीरो भी आ सकता है। जब जीरो भी आ सकता है इसका मतलब है पहले वाले फॉर्मूला का यूज किया जाएगा, क्योंकि पहले वाले फॉर्मूला जो है ना वो जीरो को एक्सेप्ट करता है। और दूसरे वाले फॉर्मूला में एक कंडीशन है कि वो जीरो नहीं, वो खाली ही नहीं होना चाहिए। उसमें जो बोला है ना कि ग्रुप खाली ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें n + r-1 सी r-1 जैसा कि उधर लिखे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एज इक्वल टू में n कितना है, किधर है, टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 10 है। x + y + z = 10 यानी कि टोटल ऑब्जेक्ट्स 10 है। तो n हमारे पास 10 है। समझ रहे हैं बात को, कितने ग्रुप में डिवाइड करना है, 10 हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने ग्रुप में, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 3 -1 है तो -1 सी। यहाँ से देखेंगे तो आर कितना है, अभी आर यहाँ पर आर के प्लेस पर 3 लिखे हैं क्योंकि 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो 3 माइनस का 1 एज इक्वल टू में अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 10 और 3 कितना होता है 13 में से 1 जाएगा तो 12 होता है। तो 12 सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, 66 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर आप ध्यान मत लगाइए कि ये 66 डायरेक्ट कैसे लिख दे, वो अलग बातें हैं। यहाँ पर माइंड यहाँ पर लगाइए, ठीक है, दिमाग यहाँ पर लगाइए कि ये कैसे हुआ, ठीक है। कि अधनात्मक पूर्णांक पूछा है, इसका मतलब है कि इसमें जीरो भी ग्रुप में हो सकता है, जो कि अभी आपको बताएं। और जब हो सकता है इसका मतलब है कि वो दूसरे वाले फॉर्मूला का यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरे वाले फॉर्मूला में ग्रुप में जीरो नहीं होना चाहिए, ग्रुप खाली नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पहले वाले फॉर्मूला का यूज किए हैं, ठीक है। अब इसके आगे वाला देखते हैं। क्वेश्चन यही है, x + y + z = 10। यहाँ पर क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या पूछा है। समझ रहे बात को, अभी आपको धनात्मक वाला बताया। धनात्मक का मतलब क्या है कि इसमें जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा वाला होगा, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, आगे जितना जा सकते हैं हो सकता है, ठीक है, पर जीरो नहीं होगा क्योंकि धनात्मक पूर्णांक अभी बताए हैं जस्ट। धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या पूछा है तो इसमें दूसरे वाले फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरे वाला फॉर्मूला जो है ना वो जीरो नहीं लेता है। वो इसी चीज़ को तो वही बात है कि ये तो बोला ही है ना कि धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या, धनात्मक मतलब एक से ज़्यादा, है ना, एक को भी ले सकते हैं, एक से ज़्यादा वाला वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे वाले फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, आंसर लाइए। एन कितना है, टोटल ऑब्जेक्ट्स देखिए, यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास 10 है, और इसमें वैल्यू पुट करके आंसर लाइए जल्दी।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर n जो है ना वो 10 है, -1। 10 कैसे है, क्योंकि 10 आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स ही यहाँ पर देखिए ना 10 दिया है, और ये 3x + y + z का मतलब क्या है कि 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो 3 ग्रुप यहाँ पर देखेंगे तो -1 हो गया, c हो गया, 3 ग्रुप यानी कि 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 9c2, और ये वाला जो है ना 36 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे ये बात को। अब आगे देखते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि इसी फॉर्मूला का यूज करके क्या हम इसको कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि हाँ क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्या मतलब कभी इसका यूज कभी इसका यूज। इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि और ऋणात्मक पूछा है तो इसका मतलब क्या है, पहले वाला फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। मतलब इसका ये है कि इसमें जीरो में ग्रुप में जो है ना वो जीरो भी आ सकता है। ठीक है, ग्रुप में जो है ना वो जीरो भी आ सकता है। ठीक है, इस टाइप से जैसे ग्रुप में जीरो आ गया तो ये वाला तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पर कौन करता है, कौन फॉर्मूला करता है, पहला वाला फॉर्मूला करता है ना। पहला वाला फॉर्मूला करता है हाँ जीरो भी आए हम उसको भी ला देंगे, कितने तरीके से उसको हल किया जा सकता है उसका भी आंसर हम ला देंगे। तो पहले वाला फॉर्मूला का कर दिए। उसी टाइप से यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक बोला है तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि हमारे में जो है ना खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रुप खाली नहीं होना चाहिए। तो इसमें सच में खाली नहीं होगा क्योंकि धनात्मक पूर्णांक बोला है। जो ग्रुप होगा ना उसमें धनात्मक संख्या ही आ सकता है। धनात्मक मतलब है 1 2 3 4 5 इस टाइप से। ठीक है, और इस टाइप से इसको 36 तरह से इसको हल किया जा सकता है, 36 तरीकों से हल किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम बस इतना आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो बोला है ना कि धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या, तो जो हम इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं हम इस फॉर्मूला का भी यूज करके बना सकते हैं। कैसे, अब जरा सोचिए कि इस फॉर्मूला का यूज कब कर सकते हैं, जब ग्रुप में जीरो भी हो तब कर सकते हैं। क्या आपको बताया गया है कि पहले वाला फॉर्मूला यानी कि इसका यूज वहाँ करना है जिसमें ग्रुप में जीरो भी हो, और इस फॉर्मूला का यूज कहाँ करना है जिसमें ग्रुप जीरो ना हो, उसमें केवल पॉजिटिव वाला नंबर हो। तो इसका जो कंडीशन है ना अगर इसको हम ला दें तो हो जाएगा। पहले समझिए यहाँ पर अगर समझेंगे तो क्या लिखे हैं यहाँ पर n वस्तु r समूह। अभी इसी चीज़ को यहाँ पर सॉल्व कर देना है कि n वस्तु है अगर r समूह है। ठीक है, और x + y + z = 10 जो कि यही वाला है x + y + z = 10, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसा सॉल्व किए हैं उसी टाइप से वहाँ पर भी कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि इसमें x को 0 कर दे रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 5 लिख दे रहे हैं। हम क्या करते हैं कि पहले वाले को ग्रुप को 0, दूसरे वाले को भी 0 और तीसरे वाले को 10 दे रहे हैं। बात को समझिए, 3 आपके पास ग्रुप है ना, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। टोटल आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं क्वेश्चन में जैसा दिया है। ठीक है, n वस्तु r समूह, मतलब हमारे पास जो वस्तु जो है ना वो 10 है और समूह जो है ना वो 3 है। पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह, मतलब 3 ग्रुप है। अब क्या करना है कि कैसे कैसे मतलब कितने तरीकों से इसे हल प्राप्त किया जा सकता है, कितने तरीके से। तो जैसा कि हम यहाँ पर क्या किए, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना पहले वाले का। ये जो अभी सॉल्व कर रहे हैं ना ये इसके लिए है, और ऋणात्मक के लिए। और ऋणात्मक में हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं ना, मतलब पहले वाले फॉर्मूला का। और ऋणात्मक मतलब क्या है कि उसमें जीरो भी आ सकता है, जो समूह है ना उसमें जीरो भी आ सकता है। तो इसीलिए तो यहाँ पर जो समूह है ना एक पहला ग्रुप x है, दूसरा वाला ग्रुप y है, तीसरा वाला z है। तो इसलिए इसमें क्या बोले हैं कि जीरो भी आ सकता है क्योंकि और ऋणात्मक बोला है। तो इसमें एक में 0 दे दिए, दूसरे में 5 दे दिए, तीसरे में 5, क्योंकि टोटल मिलाकर 10 भी तो लाना है क्योंकि 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये 10 हो गया। उसी टाइप से पहले वाला में 0, दूसरे वाला में 0, तीसरे वाला में 10 दे दिए। तो 10 0 0 10 ही हुआ, तो यहाँ पर तो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं ही। तो यहाँ से बस हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर इसका यूज आएगा जो बोल रहे हैं ना और ऋणात्मक का मतलब क्या है कि ग्रुप में जो है ना वो जीरो भी हो सकता है, और जब जीरो होगा तो पहले वाले फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। पहले वाले फॉर्मूला यानी कि इस फॉर्मूला का यूज किया जाएगा जैसा इसमें किए हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैसे सॉल्व कर दें यहाँ पर सॉल्व। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर देना है कि n हमारे पास कितने हैं 10, जैसे ऊपर अभी किए हैं उसी टाइप से n हमारे पास 10 है एंड प्लस कितने ग्रुप में डिवाइड करना है, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो 3 एंड -1, एक डंडे कम चाहिए। ठीक है, जितने हमारे पास ग्रुप है ना उससे एक डंडे कम चाहिए। तो उसके बाद c नीचे r -1, 3 -1, और यहाँ से हो जाएगा 10 और 3 13, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 12 c 3 में से 1 जाएगा तो 2। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। जो लिखे हैं वो लिखे हैं, बस हम यहाँ पर समझाने के लिए लिखे हैं कि जो और ऋणात्मक बोल रहा है ना इसका मतलब है कि जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका हल कितने तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, 66 तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया ना। और ऋणात्मक का मतलब कोई भी इसमें ग्रुप है ना वो जीरो हो सकता है,
कोई भी ग्रुप वो जीरो हो सकता है। जब जीरो होगा, है ना, जब जीरो होगा तो पहले वाले फॉर्मूला का यूज किया जाएगा, जैसे ऋणात्मक बोला। अब धनात्मक यहाँ पर पूर्णांक बोला है, तो धनात्मक मतलब होता है एक से बड़ा वाला, पॉजिटिव वाला, तो उसमें इसका यूज किए हैं। तो अभी हम आपको क्या बोले हैं, क्या हम इसको भी इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं? जो धनात्मक पूर्णांक बोला है, क्या इसको भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? तो चलिए थोड़ा देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर देखेंगे ना, तो लाइन ड्रॉ के बाद यहाँ पर n वस्तु r समूह कोई खाली नहीं, ठीक है, बोला है ना यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या, धनात्मक मतलब 1 2 3 4 इस टाइप से, मतलब है कि इसमें कोई खाली नहीं होगा। खाली नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि कोई जीरो नहीं होगा, कोई भी यहाँ पर x जीरो नहीं होगा, इसमें हुआ है ना, या फिर y जीरो नहीं होगा, मतलब इसके लिए बोल रहे हैं, इसमें तो हुआ ही है क्योंकि इसमें ऋणात्मक बोला है, तो इसमें नहीं होगा, इसमें जीरो नहीं होगा क्योंकि इसमें बोला है कोई खाली नहीं हो, कोई भी खाली नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन था उसी को लिए हैं, x + y + z = 10, जैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है x + y + z = 10। इसका मतलब क्या है कि x जो है ना वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, वो सॉरी गलत बोल दी क्या, सॉरी, x जो है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, y जो है ना वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, z जो है ना वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए। कितना सिंपल है ना, बोल रहा है ना कि कोई भी समूह खाली नहीं हो। समूह खाली कब होता है, जब समूह में जीरो आता है, पर जो ग्रुप है उसको अगर जीरो से ही बड़ा कर देना है, मतलब लिखे हैं कि मतलब क्या है कि x जीरो नहीं हो सकता है, मतलब पॉजिटिव वाला होगा, तो x जो है ना वो 0 से बड़ा होगा, y जो है ना वो 0 से बड़ा होगा, z जो है ना वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि कोई समूह खाली तभी होता है जब उसमें जीरो आता है, तो जीरो जब होगा ही नहीं तो वो समूह खाली कैसे होगा, मतलब इसका मतलब यहाँ पर ये लिख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, कब खाली नहीं होगा, तो जो सबसे पहले हम आपको बताए हैं ना, जो चॉकलेट का एग्जाम्पल लिए थे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे चॉकलेट का जो एग्जांपल लिए थे कि हम क्या करते हैं कि जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं ना उसमें से जितने हमारे पास ग्रुप हैं पहले एक एक ऑब्जेक्ट्स उन लोगों को दे देते हैं। पहले वाले ग्रुप को एक ऑब्जेक्ट दे दिए, दूसरे वाले ग्रुप को एक और तीसरे वाले को एक। अब इसके बाद अगर ये जीरो भी हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पास पहले से तो एक है ही, जैसे यहाँ पर है ना, याद है ना, इसके पास पहले से 2 चॉकलेट तो हैं ही, इसे मिले घर पर तो ना मिले तो भी ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे तो ग्रुप में अगर इसे 0 मिले तो भी ठीक और 0 से बड़ा यदि पॉजिटिव मिले तो भी ठीक, क्योंकि इसके पास पहले से हम 1 दे दिए हैं, तो इसी का यूज वहां पर करेंगे। क्या करते हैं ना कि इसमें से एक यहाँ से हटाते हैं, एक ऑब्जेक्ट को हटाते हैं और एक को यहाँ पर लेकर रख दे रहे हैं, ठीक है। जब एक को हटा दिए तो एक यहाँ पर आ गया, याद है वहां पर 8 ऑब्जेक्ट्स था और 3 ऑब्जेक्ट्स को ले जाकर ग्रुप में बांट दिए थे। 8 ऑब्जेक्ट्स था और 3 को ले जाकर, बात को सुनिए, 8 ऑब्जेक्ट्स था, अभी जो दिखाया है ना उसमें 8 ऑब्जेक्ट्स था, 3 ग्रुप में बांटना था, तो पहले 3 ऑब्जेक्ट्स उठाकर और दे दिए हैं तीनों ग्रुप को। तो उसी टाइप से यहाँ पर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट हटा दिए और पहले वाले ग्रुप को लेकर दे दिए, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर हम ऐसे लगा देना है ताकि समझ में आ जाए। इसी टाइप से एक और इसमें से हटाएंगे और फिर यहाँ पर ले आकर रख देंगे, दूसरे वाले ग्रुप को दे देंगे, एक और हटाएंगे फिर यहाँ पर दे देंगे तीसरे वाले ग्रुप को। इसी टाइप से तो उसमें भी किए थे ना। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर 1 1 दे भी सकते हैं और यहाँ पर 7 लिख सकते हैं क्योंकि 10 में से 3 तो दे दिया गया, तो बचा कितना 7। अब यहाँ से क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, तो देखेंगे तो यहाँ पर क्या x प्लस लिखते हैं अच्छे से थोड़ा, x प्लस y प्लस जेड इज इक्वल टू में अब हमारे पास टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्ट इसको दिए हैं, एक जो है ना इसको दे दिए हैं और एक जो है ना वो इसको दे दिए हैं। सिंपल सा है, जैसा बताए हैं उसी टाइप से। यहाँ पर 10 में से 1 उठाकर इसको दे दिए, माइनस सब्ट्रैक्ट किए हैं तो समझ रहे हैं ना। यहाँ पर 3 माइनस सब्ट्रैक्ट है तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 ही ना होगा। और ऐसे भी आप अपने माइंड से सोचेंगे तो उसमें 8 ऑब्जेक्ट्स था, उसमें से 8 ऑब्जेक्ट्स में 3 ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में दे दिए थे, एक एक ग्रुप को दे दिए थे, तो 5 वहाँ पर बचा था। तो उसी टाइप से यहाँ पर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ग्रुप है, तीनों को एक एक दे दिए तो 7 बचा। अब क्या x 0 हो सकता है, हाँ x 0 हो सकता है उसी टाइप से जैसा इसमें देने के बाद एक एक इसमें ऑब्जेक्ट देने के बाद इसमें जो है ना ये ग्रुप 1 0 भी हो सकता है, दूसरे वाला ग्रुप भी 0 हो सकता है, तीसरे वाला ग्रुप भी 0 हो सकता है। रीजन बस यही है क्योंकि इसके पास पहले से अब हो गया, पहले से हो गया, ठीक है, इसके पास अब पहले से है तो 0 हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पास पहले से है। जैसे इसको बोले हैं ना कि इसको मिले तो ना मिले तो उसी टाइप से यहाँ पर भी हो गया। अब टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट 7 हो गया, 3 ऑब्जेक्ट इन लोगों को दे दिए हैं। अब हम पूछ रहे हैं कि क्या x 0 हो सकता है, हाँ x 0 हो सकता है क्योंकि अब इसके पास तो 1 है ही, अगर 0 हुआ तो भी इसके पास 1 रहेगा। y क्या 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। z क्या 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। जब हो सकता है तो इसके आगे अब सॉल्व कर देंगे क्योंकि 0 हो सकता है इसका मतलब है अब पहले फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। नहीं समझ में आया,
जब जीरो हो सकता है, जब कोई भी 3 ग्रुप है अगर ये जीरो हो सकता है, इसका मतलब है कि अब पहले वाले फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इसको कैसे बनाया है, इसमें जो है ना एक्स वाई जेड, इसमें कोई भी जीरो हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी जीरो हो सकता है, इसलिए इसमें पहले वाला फॉर्मूला का यूज कर दिए हैं। इसमें भी क्या अब जीरो हो सकता है, पहले से तो नहीं था, पर 10 में से जब 3 ऑब्जेक्ट्स पहले ही दे दिए तो क्या अब ये हो सकता है, हाँ अब ये हो सकता है, क्योंकि एक्स वाई जेड ये जो 3 ग्रुप है ना, ये तीनों में मतलब ऑब्जेक्ट जो है ना वो जीरो भी हो सकता है, जीरो भी ऑब्जेक्ट किसी को दे सकते हैं, एक्स भी जीरो हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। ठीक है, जब जीरो हो सकता है इसका मतलब है कि पहले वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बन सकता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, दूसरे वाले फॉर्मूला पर तो अभी यहाँ पर बनाया है ना, यही तो क्वेश्चन है ना, ये भी धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या, तो यहाँ पर पहले तो वही ना लिखे हैं कि जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा मतलब एक्स जीरो से बड़ा, वाई से जीरो से बड़ा, जेड जीरो से बड़ा, मतलब जीरो से बड़ा मतलब धनात्मक पूर्णांक। तो दूसरे वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व तो किए ही हैं, 36 आया है ना, इससे भी सॉल्व करेंगे तो 36 नहीं आएगा। हम आपको पहले ही बोले थे कि क्या हम इसको, क्या ये जो है ना, ये इस फॉर्मूला का बिना यूज किए, क्या इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम क्या इसको बना सकते हैं, पहले वाले फॉर्मूला से क्या हम इसको बना सकते हैं, बस हमारा यही क्वेश्चन था। तो हम उसी चीज़ को तो बताना है, क्या पहले वाले फॉर्मूला से इसको बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, तो इसको तो बना ही रहे हैं ना, इसीलिए तो पहले वाले फॉर्मूला के जैसा यहाँ पर इसको बनाए हैं, क्योंकि पहले से इसमें जीरो तो आ नहीं सकता है, पहले से क्योंकि कोई खाली नहीं हो तो पहले से तो जीरो नहीं आ सकता था, इसलिए हम एक एक क्या किए, पहले से दे दिए, पहले ही दे दिए, तो अब बचा हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट। अब जब 7 ऑब्जेक्ट बचा है, सबको एक एक पहले से दे दिए, इसका मतलब एक्स वाई जेड है, जो तीनों ग्रुप है इसमें जीरो भी अब हो सकता है, जब जीरो ये हो सकता है इसका मतलब है पहले वाले फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। पहले ही हम बोले थे कि हाँ इसमें पहले वाले फॉर्मूला का क्या हम यूज कर सकते हैं, तो उसी चीज़ को तो बता रहे थे। अब जब उसके कंडीशन पर लागू हो गया, इसका मतलब है कि अब कर लेंगे। अब टोटल हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट हैं, 3 हमारे पास ग्रुप है, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा, अब इसमें डिवाइड करना है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर यूज कर देंगे। फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, टोटल ऑब्जेक्ट R-1 और नीचे भी R-1। तो यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्ट 7 है तो 7 लिख देंगे, प्लस R-1 मतलब टोटल आपके पास ग्रुप कितने हैं, 3 ग्रुप हैं, 3 - 1 C, नीचे कितना हो जाएगा 3 - 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 7 और 3 10 होता है, तो 10 और 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9C2, यहाँ पर भी तो 9C2 ही आया था ना, क्यों आया था ना, तो 36, तो यहाँ पर भी 36 आंसर आ गया। समझ में आया बात को, क्या बात समझ में आया ना, NC2 भी अब 36 आ गया। NC2 का मतलब दोनों जो है ना पहले फॉर्मूला के अनुसार बना दिए, ठीक है, पहला फॉर्मूला जो बताया गया था ना ये वाला, अब उसमें और ऋणात्मक था तो भी इसमें यूज कर दिया, जो धनात्मक था तो भी इसका यूज कर दिए, और ऋणात्मक में तो इसका यूज होगा ही, क्योंकि ये तो नॉन नेगेटिव बोला है, इसमें तो होगा ही, क्योंकि इसमें जो जीरो, इसमें ग्रुप में जो है ना वो जीरो भी हो सकता है, तो इसमें तो ये फॉर्मूला होगा ही, पर इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें धनात्मक था, इसलिए इसको पहले हम उसके जैसा बनाएं, किसके जैसा, पहले हम इस फॉर्मूला, जो फॉर्मूला जहाँ लगता है उसके जैसा बनाएं कि इसमें जीरो भी हो सकता है, तो उसको बनाने के लिए पहले 3 ऑब्जेक्ट्स हम तीनों ग्रुप को दिए हैं, जब दे दिए तो पहले से हो गया, अब इसमें जीरो भी हो सकता है, अब जीरो भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब हो गया उसके बाद इस फॉर्मूला का यूज कर दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या इसको और तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। बस आप इतना याद रखिएगा कि अब आप जो है ना इस फॉर्मूला से, एक ही फॉर्मूला से, जो पहला वाला फॉर्मूला है ना उसी से आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हम करके दिखाएं आपको। ये जो दूसरे वाला है ना इसी को चलिए अब देखते हैं, धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे ना, अब समझ गए आप, प्लीज अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर x + y + z = 10, ठीक है। यहाँ पर अब दूसरा लिखे हैं इसलिए क्योंकि अभी जो दूसरा वाला बताया है ना वही दूसरा वाला क्वेश्चन की धनात्मक पूर्णांक हल पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक हल बोला है ना, तो धनात्मक पूर्णांक हल जो कि अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे, उसका मतलब यही ना है कि एक भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है। जो ये वाला 3 ग्रुप है ना जिसमें x है, धनात्मक पूर्णांक हल बोला है निकालने के लिए, इसका मतलब है कि जो पहला वाला ग्रुप है वो भी एक या फिर एक से बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव बोला है ना, जीरो नहीं होगा, एक भी हो सकता है या एक से बड़ा हो सकता है। उसी टाइप से y का भी होगा और z का भी होगा, ये सब एक भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव पूर्णांक बोला है, ठीक है। इसके ग्रुप में एक या एक से बड़ा होगा। अब हम क्या करते हैं देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो x = हम क्या करते हैं a + 1 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर y = क्या करते हैं हम b + 1 लिख दे रहे हैं, और z = क्या कर रहे हैं c + 1 लिख दे रहे हैं।
और यहाँ पर हम क्या लिख दिए कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ हम इधर उधर नहीं कर रहे हैं, आप बस ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो बोला है ना, क्या यहाँ तक समझ में आया ना कि एक्स जो है ना वो एक या एक से बड़ा होगा, एक भी हो सकता है एक से बड़ा भी होगा, उसी टाइप से वाई भी होगा जेड भी होगा। तो हम क्या किए, एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पर एक और वेरिएबल लगा दिए, यहाँ पर एक वेरिएबल लगाएं। अब इसका वैल्यू जो होगा उसको भी देखेंगे, यहाँ पर बस एक वेरिएबल लगाएं, ए प्लस 1 कर दिए हैं, यहाँ पर 1 कर दिए। इसी टाइप से y के लिए यहाँ पर y के लिए भी y भी क्या हो सकता है, एक हो सकता है एक से बड़ा हो सकता है, यानी कि b प्लस 1 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर z इज इक्वल टू क्या किए, यहाँ पर जो है ना c प्लस 1 कर दिए, ये भी जो है ना एक हो सकता है एक से बड़ा हो सकता है, तो इसलिए c प्लस 1 कर दिए। अब क्या ये 0 हो सकता है, हाँ अब ये 0 हो सकता है। बात समझिएगा ध्यान से, बस हम तरीका अलग बता रहे हैं। ये जो 1 1 बोला है ना कि हाँ x भी 1 से 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, y वाले ग्रुप में भी 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, उसी टाइप से z वाला में भी। तो हमने क्या किया, एक एक वेरिएबल सब में लगाए, a b c, x के लिए x इक्वल टू a प्लस 1, y के लिए b प्लस 1 और z के लिए c प्लस 1। अब क्या x 0 हो सकता है, x मतलब यहाँ पर a क्या 0 हो सकता है, हाँ 0 हो सकता है, 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 अगर होगा तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू अगर 0 ले रहे हैं, जैसे सपोज करिए मतलब 0 आया तो हम यहाँ पर 0 ले लिए और प्लस में 1 है तो प्लस में 1, तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है कि 1 हो सकता है या 1 से बड़ा होगा, तो उसी कंडीशन को तो यहाँ पर फॉलो कर रहा है, 0 या फिर 0 से बड़ा, 0 या फिर 0 से बड़ा। उसी टाइप से अगर b भी अगर 0 हो गया तो यहाँ पर भी 0 प्लस 1 हो जाएगा, h इक्वल टू में यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू यहाँ पर भी 1 आया। जब y का वैल्यू 1 आया इसका मतलब क्या है, वो तो कंडीशन पर चल ही रहा है। जब y का वैल्यू 1 आया इसका मतलब है 1 भी तो पॉजिटिव है ना। हम आपको क्या बोले थे कि x भी x y z तीनों जो है ना एक या एक से बड़ा होंगे, बड़ा भी हो सकता है, पर हम अभी 0 ही केवल ले रहे हैं। उसी टाइप से c का भी आप देखेंगे तो c के लिए भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 1। मतलब क्या है, इस वेरिएबल के आने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, जैसा कंडीशन है वैसा ही हम चल रहे हैं, बस इसको जो है ना 0 के रूप में बनाना था ताकि पहले वाले फॉर्मूला का यूज कर पाएँ। अभी इसके पहले वाले पेज में भी पहले वाले फॉर्मूला का यूज करके बनाए हैं ना, उसी टाइप से यहाँ पर भी पहले वाले फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ गया, अब यहाँ पर भी 0 ले सकते हैं। क्यों, इस वेरिएबल के आने से ही, क्योंकि इस वेरिएबल में अगर 0 ऐड करेंगे तो भी 0 और 1 1 ही हो जाएगा। तो x कितना होगा, हमें x चाहिए क्या, 1 चाहिए, 1 से बड़ा चाहिए, तो x इज इक्वल टू 1 आया ना। तो एक तो पॉजिटिव ही ना है, जो यहाँ पर बोल रहा है वो तो सब यहाँ पर कंडीशन चल रहा है ना। इसमें भी 1 आया है, y के लिए भी 1 आया है, z के लिए भी 1। ठीक है, मिनिमम 0 नहीं तो 0 से बड़ा भी ले सकते हैं। तो अपने कंडीशन पर चल रहा है, इसमें कोई अलग नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बस इसमें वेरिएबल लगाए हैं। अगर कुछ इफेक्ट पड़ता तब ना आप कुछ बोलते कि ये कैसे लगा सकते हैं, बस हम लगाए हैं और चेक किए हैं कि क्या इसमें अब क्या ये a ग्रेटर देन 0 हो सकता है। हाँ हो सकता है, a ग्रेटर देन 0, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। अगर a के प्लेस पर अगर 0 लेंगे तो 0 और 1 कितना होता है, 1 ही होता है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला है कि x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें बोल दिया है कि धनात्मक पूर्णांक हल। ठीक है, इसलिए उसी टाइप से y के लिए भी, y के लिए क्या लिखे हैं कि b लगाए हैं, बाकी तो प्लस 1 इसी का है ना, प्लस 1 लिखे हैं। अब क्या यहाँ पर b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर भी 0 आया है ना, क्या हम यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं, 0 से बड़ा भी, तो यहाँ पर भी अगर 0 लेते हैं 0 प्लस 1 यानी कि y इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो ये भी तो अपना पालन कर गया, ये भी तो बोल रहा है, ये भी तो कर रहा है कि कंडीशन में कि y जो है ना हम जो है ना ये 1 होंगे या 1 से बड़े होंगे, तो 1 तो आ गया ना, मतलब पॉजिटिव वाला आ गया ना, इसलिए इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। बस इसको इसलिए लाए हैं ताकि पहला वाला फॉर्मूला का यूज कर पाएँ। इस टाइप से भी, मतलब इसके पहले वाले पेज में तो पहले वाले फॉर्मूला का यूज किए ही हैं, पहला वाला फॉर्मूला मतलब पिछले लेक्चर में जो बताया गया था उसका यूज तो किए ही हैं, बट इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है ना अब इसको जो है ना इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसमें अब इसको फिल कर देते हैं। ठीक है, जो आया है ना, जो हम यहाँ पर लिए हैं x इक्वल टू a प्लस 1, y इक्वल टू b प्लस 1, x z इक्वल टू c प्लस 1, इसको जो है ना इसमें अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 यहाँ पर लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में 10। ठीक है, तो x के प्लेस पर a प्लस 1, क्या लेने से कुछ पड़ा अफेक्ट नहीं, तो यहाँ पर इसको ले लिए एंड फिर प्लस का साइन लगाएं, फिर y के लिए b प्लस 1 लिए हैं तो b प्लस 1 लिख दिए। इसी टाइप से प्लस z के लिए क्या लिए हैं c प्लस 1, तो यहाँ पर c प्लस 1 हो गया, एज इक्वल टू में 10। यहाँ से क्या आ जाएगा, a b c एक साथ ले लेते हैं, a प्लस b प्लस c
इज इक्वल टू में 1 2 3 और 3 को राइट साइड में भेजेंगे तो 10 में से 3 जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन ठीक उसी टाइप से बन गया जैसे पहले होता था कि 7 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, जहाँ ए जो है ना वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी। कंडीशन सब कुछ वैसा ही चल रहा है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, कुछ अलग नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ए क्या हो सकता है लिख दें या फिर छोड़ दें? अब इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया, अब इसको पहले वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। शूट कर दिए थे पर फिर भी यहाँ पर देखिए कैसे हो गया, फिर से अब बोलना पड़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो सकता है, ए जो है ना वो ग्रेटर देन 0 और बी जो है ना वो भी ग्रेटर देन 0 और सी जो है ना वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब यहाँ से ये वाला हो गया तो पहले वाले फार्मूला का यूज कर सकते हैं, तो पहले वाले फार्मूला का यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले फार्मूला में क्या होता है 0 मतलब होता है ना, 0 भी हो सकता है, तो ये पहले वाले फार्मूला का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और 7 + 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास ऑब्जेक्ट 7 है तो 7 हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या होता है 7 आपके पास हो गया ना, 7 टोटल ऑब्जेक्ट्स हो गया, 3 आपके पास ग्रुप हो गया, इसका मतलब है 3 जो है ना आपके पास ग्रुप है, 7 जो है ना आपके पास ऑब्जेक्ट्स है। तो 7 ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप में यहाँ पर बांटना है, तो 7 + 3 मतलब टोटल ऑब्जेक्ट 7 एंड उसके बाद r-1 होता है, तो टोटल आपके पास 3 आपके पास ग्रुप है, यानी 3 हो जाएगा, एंड -1 c 3 - 1 यहाँ से क्या हो जाएगा 9c2 हो जाएगा, 36 आंसर रहेगा, ठीक है। एक बार जो बोल दिया जाता है ना उसको दोबारा नहीं बोल पाया जाता है, पता नहीं अभी से पहले क्या बोले थे, वो तो शूट ही नहीं हो पाया, ठीक है। ये दोबारा हम बोले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं।